कैसे देखो, जैसे अपने को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अपन ने देखा था कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0, लैम्बडा, 2 लैम्बडा, इस टाइप से होना चाहिए। तो देखो इस टाइप से पाथ डिफरेंस लेता हूं मैं, सेमी स्टैटिक मान लेते हैं टाइप पाए है और इसमें अपन साइन वेव क्रिएट कर रहे हैं। इसी वायर के अंदर मैंने एक दूसरी वेव साइन वेव क्रिएट करी, पॉजिटिव एक्स पे जा रही है, लेकिन इस बार मैंने कुछ पाथ डिफरेंस रखा और पाथ डिफरेंस कितना रखा, इससे फर्स्ट केस में ले लेते हैं, मैंने पाथ डिफरेंस जो है वो 0 रखा और पाथ डिफरेंस 0 का मतलब इसको भी जो है वो एग्जैक्टली उसी टाइप से स्टार्ट करता ऐसे, और ये भी प्लस एक्स में जाएगा। तो पाथ डिफरेंस 0 होगा तो फेज डिफरेंस भी कितना होगा, 0। तो अब इसमें देखो तुम कुछ सोच के बताओ, अगर ऐसा होगा कि जिसके अंदर पाथ डिफरेंस भी 0 है और फेज डिफरेंस तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि जितने भी पार्टिकल्स है अपने को देखने से पता चल रहा है कि उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा। देखो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सेम वायर के अंदर तुमने इस टाइप से डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, तो क्या जब ये वाला इस वेव का जो पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है, क्या ये वाला पार्टिकल भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है? ऐसे कैसे, जब ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे है क्या ये भी नेगेटिव एक्सट्रीम पे है? ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा तो ये भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा। तो इक्विवेलेंट जो एम्पलीट्यूड आएगा वो हमेशा क्या आएगा, a1 प्लस a2। ऐसे कैसे अगर तुम पाथ डिफरेंस हुए, अब देखो इसी के अंदर ऐड कर लेता हूं, अगर मैं पूरी की पूरी साइकिल ऐड कर दूं, जैसे अगर यहां से स्टार्ट किया है तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा एक्स कितना हो गया, लैम्बडा। तो देखो तुम कुछ सोच के बताओ, अगर डेल्टा एक्स लैम्बडा होगा तो पहले वाली वेव और अभी जो वेव है उसमें कोई डिफरेंस होगा क्या? नो सर, नहीं होगा सर। उनके अंदर तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो लैम्बडा होगा तब भी जो है वो ऐसा होगा कि पार्टिकल फर्स्ट वेव में पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा तो सेकंड वेव की वजह से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा, तो उस केस में भी इक्विवेलेंट कितना आएगा, a1 प्लस a2। यानी अब डायरेक्टली अपने को आगे से ध्यान रखना है कि पार्टिकल के अंदर जो या वेव के अंदर जो पाथ डिफरेंस है वो अगर कंप्लीट साइकिल की फॉर्म में है तो एक्चुअली वो पाथ डिफरेंस वो किसी यूज का है ही नहीं, उसमें हर पार्टिकल जो है वो सेम टाइप से ही वाइब्रेट कर रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड जो आएगा वो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो या कंस्ट्रक्टिव जो है वो इंटरफेरेंस होगा। कैसे, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 या फिर लैम्बडा, 2 लैम्बडा। तो मैथमेटिकली तो अपन ने देख ही लिया, आई थिंक तुम्हें लॉजिकली भी समझ में आता होगा कि पाथ डिफरेंस 0, लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा ऐसा होगा, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा। ऐसे कैसे देखो, अगर अपन ने ये तो कंस्ट्रक्टिव केस में हो गया, सपोज फर्स्ट के साथ मैं जो वेव मिक्स कर रहा हूं वो ऐसी वेव मिक्स कर रहा हूं जो इस टाइप से है, तुमको देखो वेव जो है वो इसमें और इसमें जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स कितना है, लैम्बडा बाई 2। आधी साइकिल का लेंथ कितनी होती है, लैम्बडा बाई 2। तो लैम्बडा बाई 2 होगा, तब देखो ये वाला पार्टिकल जब नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा ये वाला पार्टिकल कहां पे होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। जब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा तब ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा तब ये पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो माइनस हो जाएगा।
मतलब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो अगर पाथ डिफरेंस हाफ साइकिल की फॉर्म में, हाफ साइकिल की फॉर्म का मतलब आधी साइकिल का पाथ डिफरेंस है, या 1.5 का पाथ डिफरेंस है, या 2.5 का है, या 3.5 का है, और अगर इस फॉर्म में पाथ डिफरेंस होगा उसको मैं क्या बोल सकता हूं, λ/2, 3λ/2, 5λ/2। इस टाइप से अगर पाथ डिफरेंस है तो उस केस में क्या होगा, उनका एम्पलीट्यूड जो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो A1 माइनस A2 हो जाएगा। आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई डाउट हो तो No, sir. Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट किसी को? No, sir. No doubt, sir. देखो, अपने को ये बोला गया है कि दो वेव सुपर इंपोज हो रही है, और फर्स्ट वेव की जो इक्वेशन है वो है 6 sin kx minus omega t। सेकंड वेव की जो इक्वेशन है वो है 8 sin kx minus omega t plus pi by 3। तो आपने वो कैलकुलेट करना है y इक्विवेलेंट कितना होगा, y इक्विवेलेंट कितना होगा, अपने को ये सॉल्व करना है। और इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा ये भी अपने को सॉल्व करना है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ए इक्विवेलेंट कितना होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ए इक्विवेलेंट कितना होगा। ये सारी बातें आपको सॉल्व करनी है। आई थिंक सब लोग ट्राई कर सकते हो। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो है एम्पलीट्यूड और वाई डिस्प्लेसमेंट दोनों सॉल्व करना है आपने। सब लोग ट्राई कर सकते हो। है सिंपल सा एग्जांपल है। y1 है 6 sin kx minus omega t, y2 है 8 sin kx minus omega t plus pi by 3। तो इक्विवेलेंट वेव अगर निकल जाएगी तो इक्विवेलेंट वेव कब निकलेगी, जब मेरे पास अल्फा और ए इक्विवेलेंट होगा। और वेव को अपने को पता है कि ऐड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका वेक्टर मेथड होता है। इसको वेक्टर फॉर्म में ऐड कर लो। तो देखो, फर्स्ट वेव है वो, इसका एम्पलीट्यूड 6 है, सेकंड का एम्पलीट्यूड 8 है, दोनों के बीच में फेज और फाई कितना है, पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा, और कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 6 into 8 into cos पाई बाई 3। और cos पाई बाई 3 कितना होता है, cos 60 1/2 हाफ। तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 6 into 8 कितना हो गया 48, और 64 और 36 100 यानी 1/4 अंडर रूट ऑफ 148 आ जाएगा। ये अंडर रूट ऑफ 148 इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड आ गया। अब मेरे को ये अल्फा एंगल चाहिए, इक्विवेलेंट का ए के साथ एंगल कितना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि tan अल्फा जो होगा वो होगा a2 sin अल्फा, मतलब 8 into sin 60 अपॉन
A1 प्लस 8 इंटू 460 कितना आएगा ये आ जाएगा साइन 60 कितना होता है अंडर रूट 3/2 और 460 1/2 तो 8/2 कितना हो गया अंडर रूट 3/2 हो गया ये और डिवाइड में कितना आ जाएगा 6 प्लस 1/2 6 प्लस 4 हो जाएगा यानी 10 हो गया तो 10 अल्फा आ गया आपके पास ये हो गया आपके पास 4 और 2/5 यानी 2 अंडर रूट 3/5 ये आ गया तो अल्फा आ गया 10 इनवर्स 2 अंडर रूट 3/5 तो अल्फा आ गया आपके पास इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड आ गया तो क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूं इक्वेशन क्या होगी y इक्विवेलेंट इक्वल टू a इक्विवेलेंट कितना है 148 अंडर रूट sin kx माइनस ओमेगा t प्लस अल्फा हो जाएगा ये kx माइनस ओमेगा t है ये kx माइनस ओमेगा t प्लस 60 है ये kx माइनस ओमेगा t प्लस अल्फा हो जाएगा ठीक है अल्फा की वैल्यू पता है आपको अब अपने को नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि a इक्विवेलेंट और y इक्विवेलेंट आ गया कंस्ट्रक्टिव के लिए ये तो सिंपल है फॉर कंस्ट्रक्टिव a इक्विवेलेंट कितना होगा a1 प्लस a2 तो 6 प्लस 8 हो जाएगा 14 हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना होगा a इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 माइनस 8 2 हो जाएगा तो इसी के अंदर अगर अपने को इक्विवेलेंट इंटेंसिटी पूछी होती तो अपने को पता है फर्स्ट की वजह से इंटेंसिटी का अंडर रूट प्लस सेकंड की वजह से इंटेंसिटी का अंडर रूट का स्क्वायर ये तो होता था कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर ठीक है तो ये सारी बातें हो गई कोई डाउट हो तो बोलो इसमें किसी को कोई डाउट कोई डाउट है क्या नो सर एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं इसी टाइप का एक और एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल में आपने बोला गया है y1 इक्वल टू a sin kx minus omega t y2 इक्वल टू a sin kx minus omega t plus pi by 3 y3 इक्वल टू a sin kx minus omega t plus pi by 2 pi by 3 तो y इक्विवेलेंट कितना होगा या a इक्विवेलेंट कितना होगा ये अपने से पूछा है इस बार थ्री वेव्स का अपन सुपर इम्पोज करवा रहे हैं और अपने को देखने से पता चल रहा है तीनों वेव्स जो है वो सेम डायरेक्शन पे जा रही है तीनों प्लस एक्स में जा रही है तीनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है तो डेफिनेटली तीनों मिलकर क्या करेंगे इंटरफेरेंस करेंगे और उस इंटरफेरेंस का अपने को जो है वो इक्विवेलेंट वेव की इक्वेशन क्या होगी वो निकालना है और उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा वो भी सॉल्व करना है अपने को तो आई थिंक ट्राई कर सकते हो सब लोग बजाय तीन वेव मैंने बताया ना कितनी भी वेव को जो है वो सुपर इम्पोज करवा सकता है तो ट्राई करो सब लोग हो जाएगा आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया था कि अगर अपने को कभी भी वेव्स को ऐड करना है तो उसका तरीका होता है वेक्टर डायग्राम से आसानी से हो जाता है
A equivalent equal to 2A and alpha equal to pi by 3. क्या है? A equivalent to A और alpha equal to pi by 3. ठीक है, वेरी गुड। और किसी ने सॉल्व किया क्या? देखो इसको देखते हैं। तो फर्स्ट देखो ए एम्पलीट्यूड है, सेकंड ए एम्पलीट्यूड है और उसका एंगल कितना है 60 डिग्री। थर्ड भी ए एम्पलीट्यूड है और एंगल कितना है 120, यानी ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो तुम कुछ लॉजिकली सोच के बताओ, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो कैसे पैरेलल आएगा और उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा ए। कैसे पता चला मेरे को? देखो कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो ए इक्विवेलेंट जो है वो कैसे निकालोगे? ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी cos 120, इनके बीच में एंगल कितना 120, तो cos 120 कितना होता है? cos 120 माइनस हाफ, तो ये कितना हो गया? ए इक्विवेलेंट आ गया अपने पास ए, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एग्जैक्टली बीच में आएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया 2a, यानी नेट जो तीनों का मिला के इक्विवेलेंट वेक्टर आएगा वो कितना आएगा 2a, और उसकी डायरेक्शन ये रहेगी पैरेलल। तो इक्वेशन क्या लिख सकता हूं? y इक्विवेलेंट हो जाएगा 2a का एम्पलीट्यूड हो गया इनटू sin kx माइनस ओमेगा t प्लस इसकी इक्वेशन क्या थी? प्लस पाई बाई 3। ये इक्वेशन हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो ये तो अपन ने जो एग्जांपल लिया था ये बहुत सिमेट्रिक था, इसलिए बहुत इजीली सॉल्व हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि सिमेट्रिक नहीं होता है। सिमेट्रिक अगर नहीं है तो फिर जितने भी अपने पास वेक्टर हैं उन सबका अपन क्या करेंगे? x और y के अंदर कंपोनेंट कर देंगे, सबका x और y में कंपोनेंट कर देंगे, और सबके अगर x और y में कंपोनेंट कर दिए तो उसका नेट एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ y का स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं है। सबको क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है सर। क्या क्लियर है सर। क्लियर है? ठीक है। अब देखो एक छोटी सी चीज है अपने को यहाँ पे और देखनी है। मेरे को ये बताओ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अच्छा मेरे को ये बताओ, जो इक्वेशंस अपने को ये लिखी हुई है, जब मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले लेता हूँ, इन दोनों इक्वेशन के बीच मेरे को बताओ फेस डिफरेंस कितना है? डेल्टा फाई कितना है दोनों के बीच पाई में? बाई फेस 3। क्या पाई बाई 3 सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ सर। फेस डिफरेंस है वो पाई बाई 3 है। पाई बाई 3 का इसका मतलब ये जो है वो फेस डिफरेंस क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है? नो नहीं, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट है। अरे 60 डिग्री तो कांस्टेंट है, किसी भी टाइम देखोगे तो पाई बाई 3 मिलेगा तुम्हें फेस डिफरेंस। तो ये फेस डिफरेंस कांस्टेंट है, और तुमको सोच के बताओ अगर फेस डिफरेंस कांस्टेंट है तो इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड जो अपन निकालते हैं अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 cos phi, और phi कांस्टेंट है, तो क्या इक्विवेलेंट जो एम्पलीट्यूड आएगा, सॉरी रेजिस्टेंस बोल दिया, इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड जो आएगा वो भी क्या कांस्टेंट आएगा? हाँ सर।
जैसे अभी लास्ट वाला एग्जांपल में अपन ने देखा था 2a आया था, तो अब तुम 10 मिनट के बाद भी देखोगे तो 2a ही आएगा, सही है ना? तो a इक्विवेलेंट जो आएगा वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। या फिर इंटेंसिटी निकालोगे इक्विवेलेंट, वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगी, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इस टाइप के सोर्सेज जो होते हैं जिनसे जो निकलने वाली वेव है, या ऐसी वेव्स जिनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ऐसी वेव्स जिनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, उन वेव्स को अपन क्या बोलते हैं, उन वेव्स को अपन बोलते हैं कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट का मीनिंग क्या है समझो ढंग से, इस ना वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। कोहेरेंट वेव्स का मतलब क्या है, वापस लिख देता हूं। कोहेरेंट वेव्स का मतलब है ऐसी वेव्स जिनके बीच में फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, फेज डिफरेंस हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो देखो इसको मैं डिफाइन कर लेता हूं एक बार, कोहेरेंट वेव्स क्या होता है। A phase difference between two waves, दो से ज्यादा भी हो सकती है, two waves is constant with respect to time, then these waves are called coherent waves. And source of these waves are called sources of this wave are called coherent sources. तो जिनके सोर्सेज से ये वेव्स जनरेट हुई है, वेव को तो क्या बोलेंगे, कोहेरेंट वेव, और सोर्स को क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स। तो ये अपन जितना भी अभी तक पढ़ा है कोहेरेंट सोर्स के लिए पढ़ा है। अपन ने ये एज्यूम किया है कि इनके बीच में फेज डिफरेंस कभी भी देखो टाइम का फंक्शन नहीं करता। यहाँ पे क्या ऐसा भी था कि इसके अंदर जैसे kx माइनस ओमेगा टी है, और यहाँ पे kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन 2t आ गया, या 2t आ गया ओनली फॉर फेज डिफरेंस क्या आ गया, फिर साइन 2t, यानी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा वैसे वैसे फेज चेंज करेगा। तो ऐसा अभी तक अपन ने एग्जांपल नहीं देखा है। उनको अपन नॉन कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं, उसको अपन डिफाइन नहीं करते, तो डायरेक्टली लिख लो, ऐसे लिख लो, नॉन कोहेरेंट अगर वेव्स होगी उनको इस टाइप की डिफाइन करते हैं। उनके बीच में जो फेज होगा, फेज डिफरेंस पाई होगा, वो क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट होगा। अगर टाइम डिपेंडेंट फेज डिफरेंस है दो वेव के बीच में, दो वेव का जो फेज डिफरेंस है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन कोहेरेंट वेव्स। जिससे जनरेट हो रही है उनको क्या बोलेंगे, नॉन कोहेरेंट सोर्सेस, नॉन कोहेरेंट सोर्सेस। ये सारी बातें हैं, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। किसी को कोई डाउट? नो सर।
अब यहाँ पे देखो ना एक छोटी सी चीज जो कि अपन एक्चुअली अपने काम तो साउंड वेव में आने वाली है, बट अपन यहाँ पे कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट वेव्स की बातें कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो है ना, नॉन कोहेरेंट वेव से रिलेटेड अपन इस पूरे चैप्टर में या नेक्स्ट चैप्टर में या वेव ऑप्टिक्स में कहीं पे भी और किसी टाइप का नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही टाइप का करते हैं जिसमें अपने को इंटेंसिटी पूछी जाती है। और तुम खुद बताओ कि अगर अपने पास नॉन कोहेरेंट सोर्सेस है, नॉन कोहेरेंट सोर्सेस किसको बोलते हैं? जिसका फेज डिफरेंस टाइम के साथ डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी भी तो टाइम के साथ डिपेंड करेगी, क्योंकि आई क्या है? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर I1 I2 cos phi, और फाई टाइम के साथ डिपेंड करेगा, तो I इक्विवेलेंट भी टाइम के साथ डिपेंड करेगा। मतलब ऐसा होगा कि कहीं पे इंटेंसिटी जैसे एक ही टाइम एक ही पोजीशन पे t इक्वल टू 1 पे तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है, t इक्वल टू 2 पे उसी पोजीशन पे इंटेंसिटी कम हो सकती है या बहुत कम हो गई। कोहेरेंट में ऐसा नहीं होता, ओनली फॉर दिस में होता है नॉन कोहेरेंट। उसको अपन ज्यादा स्टडी नहीं करने वाले, बस एक इंटेंसिटी वाला थोड़ा सा बता देता हूं। तो तुमको सोचो कहीं पे एक ही पोजीशन पे बार बार क्या होगा, कभी जो है वो मैक्सिमा आएगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कभी हो सकता है उसी पोजीशन पे मिनिमम बन जाए। मतलब अपने को जैसे अगर स्ट्रिंग वेव की बात करें तो अपने को क्लियरली जो है वो दिखेगा नहीं कि इंटरफेरेंस किस टाइप का हो रहा है। अगर कोहेरेंट सोर्सेज है तब तो अपने को पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन क्या है, फिक्स है। एक बार जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया वहां पे परमानेंटली क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। तो अपने को रस्सी का वो वाला पार्ट जो है वो उसका एम्पलीट्यूड अलग ही दिखेगा, जबकि डिस्ट्रक्टिव में बहुत कम दिखेगा। लेकिन नॉन कोहेरेंट अगर हुआ तो कहीं पे मैक्सिमा दिखेगा, फिर उसी पोजीशन पे थोड़ी देर बाद मिनिमा दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब वेरी करता है। तो उस केस में अपने को एवरेज इंटेंसिटी निकालनी होगी। इंटेंसिटी तो निकालने का मतलब ही नहीं है, तो लिख लो, नोट डाल के लिख लो, इन केस ऑफ नॉन कोहेरेंट sources we calculate average intensity और एवरेज इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू cos phi। तो एवरेज इंटेंसिटी चाहिए मेरे को, cos phi की एवरेज वैल्यू निकालूंगा मैं। cos phi की एवरेज वैल्यू कितनी होती है बताओ? 0, क्योंकि cos phi कहां से कहां वेरी करता है? -1 to 1, तो -1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 0 आ गया। तो एवरेज इंटेंसिटी क्या आ गई? I1 प्लस I2। इसका मतलब अगर मेरे को नॉन कोहेरेंट सोर्स है तो जिंदगी बहुत आसान है, डायरेक्टली तो इंटेंसिटी को प्लस I3 प्लस इस टाइप से डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई फेस वगैरह कुछ नहीं देखना। नॉन कोहेरेंट सोर्स के केस में इंटेंसिटी डायरेक्टली ऐड हो जाती है, लेकिन वो इंटेंसिटी कौन सी है? एवरेज इंटेंसिटी। ठीक है सर, वो I1 I2 भी एवरेज इंटेंसिटी है या फिर वो एब्सोल्यूट इंटेंसिटी है? नहीं, I1 I2 तो जो वैल्यूज I1 I2 तो कांस्टेंट होता है ना, तो उसका एवरेज कैसे ले सकते हो? कांस्टेंट वैल्यू तो एवरेज भी वही आता है। यस सर, क्लियर है। तुमसे मैंने बोल दिया कि मैंने जैसे तुम्हें 2 रुपीज दे दिए या 100 रुपीज दे दिए, तो एवरेज कितने रुपए दे दिए? अब मैं अगर एक ही बार दे रहा हूं तो उसका एवरेज भी उतना ही आएगा ना। यस सर। कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज, अगर एक ही क्वांटिटी है तो कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज भी उतना ही आएगा। तो
तो I1 को एब्सोल्यूट बोलो या एवरेज बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या समझ में आ रहा है अपने को? आ रहा है। कोई डाउट? आज जो अपन ने पढ़ा उसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। क्यों कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, तो फिर मैं क्लास एंड करता हूँ।